तो चलिए, वैसे हम लोग जो है अभी लाइव हैं। और अभी हम लोगों का जो टॉपिक होगा ना, वो एक मनोविज्ञान का जो है लेसन नंबर 2 से संबंधित टॉपिक है। तो प्लीज़ आप लोग जो है बातों को ध्यान से सुनने का काम करेंगे और साथ साथ समझने का भी काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो टॉपिक हम आपके साथ पढ़ा चुके थे उस टॉपिक में दोबारा से हम बात करेंगे। तो देखिए बाबू, सबसे पहली बात तो आप यहाँ समझ लें कि टॉपिक है क्या। तो अभी हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, अभी तक के टॉपिक में हम लोग कवर अप कर चुके थे। और अगर किन्हीं का कवर अप नहीं भी किया हुआ है तो बस 2 सेकंड में या 2 मिनट मैक्सिमम आप इस बात को समझने पे ले लेंगे कि क्या चीज़ें और नहीं है जो। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये आप समझेंगे कि क्या क्या बातें हैं जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान में अभी लेसन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। लेसन नंबर 2, जैसा कि आपको पता होगा, इस लेसन का नाम है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। सेल्फ एंड पर्सनालिटी की बात करेंगे तो यहां पे इसका मतलब निकलता है आत्म तथा व्यक्तित्व। आत्म तथा व्यक्तित्व की बात करेंगे, यहाँ पे आत्म पे चर्चा हो चुकी थी। आत्म का मतलब होता है सेल्फ, खुद के बारे में। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका आत्म नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो 2 साल का हो जाता है ना, वैसे उसके अंदर आत्म का विकास होने लगता है। तो बच्चों में आत्म का विकास 2 वर्ष से होने लगता है। आत्म के 2 पक्ष होते हैं। पहला तो आप अपने बारे में सोच सकते हैं, दूसरा समाज के बारे में सोचेंगे। तो जब अगर आप अपने आप के बारे में सोच रहे हैं तो उसको कहते हैं व्यक्तिगत आत्म। अगर आप समाज के बारे में सोच रहे हैं या फिर उसकी चर्चा कर रहे हैं तो वो हो गया आपका सामाजिक आत्म। फिलहाल आत्म के बहुत सारे पक्ष भी हैं। अगर हम उन पक्षों पे अगर चर्चा करें तो आत्म के बहुत सारे पक्ष में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आत्म के जो पक्ष हैं, इस पक्ष में सबसे पहले जो चीज आपको दिखेगा वो ये दिखेगा कि आत्म सक्षमता क्या होती है, इसकी बात करेंगे। तो आत्म सक्षमता का इसके पहले भी कोई टॉपिक था, इसके पहले भी कोई टॉपिक था है, ठीक है। आत्म सम्मान, चलिए ठीक है। यहाँ से देखिए, जो जो टॉपिक अभी यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके जीवन में या आपका विषय है तो भी, अगर नहीं है तो भी, बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। कैसे, सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं आपके साथ आत्मसम्मान की, तो आत्मसम्मान का मतलब क्या है कि आप अपने आप को किस कदर सम्मान करते हैं। दूसरों का सम्मान करना और अपने आप को सम्मान करना बहुत अलग हो जाता है। बाबू, जो व्यक्ति अपना सम्मान नहीं कर रहा है वो दूसरों का सम्मान कभी नहीं करेगा। जिस व्यक्ति को खुद पे विश्वास नहीं है वो दूसरों पे विश्वास कभी कर ही नहीं सकता। बात समझ में आ गया ना, ये रियलिटी है। यानी कि अगर आपको खुद पे बिलीव है, अगर आप खुद में भरोसा रखते हैं, तो जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं कि आपको दूसरों पे भी भरोसा होगा। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि सर मेरे पे, मुझे तो सर भरोसा ही नहीं है आप पे। हम बोले क्या तुमको खुद पे है? बोली नहीं। अब सोचो, तुमको मुझ पे भरोसा इसीलिए नहीं हो रहा बच्चा, क्योंकि तुम्हारा खुद पे भी भरोसा नहीं है। अगर तुम्हारा खुद पे भरोसा होता ना, तो उस भरोसे का थोड़ा सा प्रभाव तो इतना होता कि तुम मेरे पे भी भरोसा कर सकते थे। ठीक है, चलो देखो, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जिसमें व्यक्ति जो है ना अपने आप को क्या करता है, सम्मान देता है। अपने आप को बेहतर फील करता है कि नहीं, मैं जो भी हूं, मैं क्या हूं, बहुत बेहतर हूं। आगे समझिएगा आत्मसम्मान के बाद। आत्मसम्मान की अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे समझिएगा, आत्मसम्मान के बहुत सारे जो है ना, जानकारी प्राप्त हुई है कि 6 से 7 वर्ष तक के बच्चों में आत्मसम्मान 4 क्षेत्रों में निर्मित हो जाते हैं। अब ये समझो कि आत्मसम्मान माने तुम ये समझ लोगे कि तुम कितने साल में ये डिसाइड कर चुके हो कि मैं किस चीज में बेटर हूं। देखो बच्चों में शैक्षिक क्षमता, मैं पढ़ने में बेहतर हूँ। सामाजिक क्षमता, मैं समाज के लोगों से बहुत अच्छा मतलब कि कांटेक्ट में हूँ, मैं उनसे बातें कर सकता हूँ। शारीरिक या खेल कूद संबंधी क्षमता, ये जो क्षमताएं हैं या शारीरिक रूप से जो आयु है उसके साथ साथ बढ़ने से ये क्षमताएं धीरे धीरे क्या होने जाती है, विकसित होते रहती है। आगे बात करेंगे
आत्मसम्मान जो है ना हमारे दैनिक जीवन के व्यवहारों से अपना घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए समझिएगा कि जिस व्यक्ति का जो है आत्मसम्मान, उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जिस बच्चों का उच्च शैक्षिक आत्मसम्मान जो होता है वो निष्पादन विद्यालयों में निम्न आत्मसम्मान रखने वाले बच्चों की तुलना में अधिक होता है। समझिएगा, अगर आप अपने आप का सम्मान ज्यादा करते हैं ना, मानते हैं कि नहीं मैं कुछ हूँ, एक है कुछ नहीं हूँ, तो दोनों में जो है ना बहुत अंतर हो जाता है। व्यवहार में, पढ़ाई लिखाई में, उनकी योग्यता में, हर एक चीज में क्या हो सकता है, चीजें अलग अलग हो सकती है। अगला समझिएगा, अगला टॉपिक है आपका आत्मनियमन। लेकिन उसके पहले था आत्मसात क्षमता भी था। तो देखिए, आत्मसात क्षमता, आत्मसात क्षमता का मतलब होता है कि आपके अंदर जो कुछ करने की जो क्षमता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मसात क्षमता के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हैं बाबू आत्मसात क्षमता में कि आत्म सक्षमता जो होता है वो हमारे माता पिता और हमारे सकारात्मक अनुभव से निर्मित होता है और आत्म सक्षमता की प्रबल भावना के विकास में सहायक हो सकते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा जो है कहते बेटा तुमको बहुत अच्छा से पढ़ाए लिखाए, व्यवहार सिखाए, तो वो क्या किए, तुम्हारे अंदर क्षमता भरे कि नहीं भरे। तो वही क्षमता का अगर विकास हो रहा है तो समझिए कि आपका आत्म क्षमता जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आत्मनियमन, अपने आप को आप रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए रेगुलेशन में कैसे अपने आप को ले आइएगा, ये समझिएगा। आत्मनियमन से हमारा तात्पर्य है कि आप किस रूप में अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं। जैसे आपने सोचा कि 2024 में 20 घंटे क्या करने हैं, काम करने हैं, 4 घंटे सोने हैं। अब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज आप खुद समझिए। फिलहाल इसके आगे आत्म जो है ना नियमन कैसे विकसित हो सकता है उसके समझ सकते हैं। आत्म नियमन में अगर अपने आप को नियम में आप लाना चाहते हैं तो बाबू सबसे पहले जरूरी है कि आपको कंट्रोल करना अपने ऊपर। और अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहेंगे तो जैसे मान के चलिए कि सोने के पहले 2 घंटे हम फोन का यूज नहीं करेंगे। अगर आपने ये बातें सोच रखी है कि मैं सोने के पहले 2 घंटे तक, मतलब जैसे सोन बेड पे जाना है 10 बजे, तो 8 बजे से फोन बंद, फोन मुझे यूज नहीं करना। तो सोचो इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर कंट्रोल आएगा। अब तुम सोच ली कि मुझे जो है आज लंच करने के पहले पूरे के पूरे 5 घंटे की पढ़ाई जो है वो कर लेनी है, तो आप कर लेंगे अगर आपने ऐसा सोच लिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट, आत्मनियंत्रण के लिए आप व्रत भी रख सकती हैं, रोजा भी रख सकती हैं, उपवास जो भी रखती हैं, अपना सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति, मतलब कोई लगाव नहीं है। संसार मोह माया है, इस सुंदरता के पीछे लोगों की जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जा रहे हैं, लोग तो जा ही रही हैं, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मतलब समझिए कि आप कंट्रोल में हैं। अगला है बाबू, अपने व्यवहारों का प्रेक्षण। आप जो कर रहे हैं ना उस और चाहते हैं कि आप बेहतर करें, तो उसके लिए आप अपने व्यवहारों का ऑब्जर्वेशन करें कि बताइए कि मैंने कल जो आज सुबह से लेकर के शाम तक किस व्यक्ति से अच्छे से बात की, किससे खराब तरीके से बात की। जैसे मान के चलो कभी कभी कोई क्लासेस में हम किसी को बहुत ज्यादा पीट देते हैं या उसको हम डांट देते हैं, उसे कुछ सुना देते हैं, तो ये क्या है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है ये प्रेक्षण हम करते हैं, बाद में हमको पछतावा होता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। या हम किसी के साथ गलत बिहेव कर देते हैं तो वो हमको नहीं करना चाहिए था। बस समझ में आ रहा है ये चीजें। नेक्स्ट, जैसे मान के चलो कि कल के क्लास में कुछ बच्चे आए और मैंने उनको पढ़ाया नहीं, वो यूं ही चले गए, तो मैं तो सोच रहा था ना बैठे बैठे कि काश ऐसा नहीं होता तो कितना बेटर होता, लेकिन हो गया तो उस गलती को मैं सुधार रहा हूँ, वो अलग चीज है। हाँ बिल्कुल गलती थी। ये है ना व्यवहार का परीक्षण आप करेंगे ना। अब किसी के यहाँ गए तो आप वहाँ बहुत ज्यादा जो है ना आप ये देखते हैं कि क्या चीजें सही और क्या नहीं है। अब देखो आत्म अनुदेश, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देना। जैसे अब तुम तबीयत जो है तुम्हारा खराब हो रहा है ना, और तुम बोल रहे हो, अच्छा शांत रहो शांत रहो शांत रहो ठीक हो जाएगा ठीक, मतलब अपने आप को जो है ना तुम क्या दे रही हो, दिलासा दे रही हो कि नहीं। जैसे मान के चलो तैयारी, एग्जाम बहुत सारा पता है। एक बार ना एक मेरी सिस्टर है, मैं उसे एग्जाम दिलाने के लिए गया, तो उसका मैट्रिक का एग्जाम था, फर्स्ट डे एग्जाम उसका था। वो जैसे ही वो एंट्री के लिए लाइन में लगी थी ना, अब वो रो लगी। बोले रो क्यों रही है तू, ये पहले बता दे मुझे। बोले मुझे डर लग रहा है।
वो तो एग्जाम देने में भी डर लग रहा है लोगों को। ये क्या दर्शाता है? कॉन्फिडेंस की कमी। दिस इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि लोगों को टेंशन इस बात की नहीं होनी चाहिए कि वो क्या करे। लोगों को टेंशन बस इस बात का होना चाहिए ना कि रिजल्ट आएगा उस दिन। एग्जाम का टेंशन नहीं लेना आपको। एग्जाम का क्या है? एग्जाम खराब हो जाता तो भी रिजल्ट अच्छा आ जाता है। ये तो बिहार बोर्ड है। एग्जाम अच्छा जाता तो भी रिजल्ट खराब आ जाता है। तो ये मत समझना, बस इस बात से लेकर के खुश रहे। आप जाएं, एग्जाम में लिखें, कॉपी पूरी की पूरी लिखे। सर क्या लिखे? कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के लिए तो हमारे एक दोस्त हैं, वो कॉपी चेक करने के लिए गए, वो ला करके हमको दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं पता है? देखिए सर, लिखल था एकदम पूरा गाना। जैसन सोचने रहनी वैसन, धनिया मोर बाड़ी सावर न गोर बाड़ी। अब तुम पूरा फोटो लेकर के दिखाएं। उसके बाद नीचे, सर प्लीज सर नंबर दे दीजिएगा सर, आपकी पत्नी सर आपको बहुत मानेगी सर। आप पता कर मैडम चेक करेगी तो सब। तो मतलब कुछ भी लोग लिखने के लिए वो ना, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं लिखना। वो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बातें उसको आपको लिखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी चर्चा का था आत्मानुदेश। अपने आप को क्या करना? इंस्ट्रक्शंस देना है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे बोलती है ना, देखो आज तुम्हें ना शाम तक कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ा लेने हैं। अब तुम, मैंने सोच लिया, अपने आप को निर्देश दिया, भले ही नींद आए या कुछ भी हो जाए उतना तो कर ही लेना है। आत्म प्रबलन। आत्म प्रबलन का मतलब क्या है? अब समझिएगा। आत्म प्रबलन का मतलब जो है, ऐसा कुछ नहीं है। अब समझो आप, आत्म प्रबलन का मतलब है, यहाँ पे जो आप समझे, आत्म प्रबलन से सीधे मतलब है बाबू कि आप अपने आप को किस तरीके से मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे आपको मन नहीं लग रहा है तो आप कोई मूवी देख ली तो मन लगने लगा। कोई मोटिवेशनल जो है ना, आपने स्टोरी सुन ली या पढ़ ली या कुछ मोटिवेशन आपने देख लिया, तो वो चीज क्या है, आपको अपने साथ क्या लगाएगा? मन लगाने की बात करेगा। नेक्स्ट समझिएगा कि बुद्धि का संस्कृति और आत्म में क्या संबंध है। आत्म की अगर हम बात करते हैं तो आत्म का मतलब होता है बाबू सेल्फ। और यहाँ पे संस्कृति का मतलब क्या समझिएगा। संस्कृति का मतलब होता है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। सुनो कि संस्कृति का मतलब क्या होता है। संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है स्टूडेंट्स, उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। उत्तम या सुधरी हुई जो स्थिति है, इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। आप कैसे पहले थी उसको हटाइए, अभी आप कैसी हैं उसको आप ये इंक्लूड कीजिए। यही अगर बेटर है, आपकी संस्कृति बेटर है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि उत्तम या सुधरी हुई स्थिति को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। आसपास का जो माहौल जो है, जिसको हम कल्चर बोलते हैं, कल्चर का आदमी के जो है ना बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। किन लोगों के साथ आप बैठे हैं, किन से आपकी दोस्ती है, किन से आप फोन पे बात करते हैं, ये पूरा का पूरा जो है ना, सारा का सारा जो है सिस्टम्स, आप यहाँ पे समझ सकते हैं संस्कृति को लेकर के। ओवरऑल अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति निर्मित होती है आपके वातावरण से, आसपास के पास पड़ोस से, आपके समाज से। किसका निर्माण होता है? संस्कृति का। खान पान, पहनावा, बातचीत की शैली, आपकी भाषा, ये सब चीज क्या दर्शाती है? आपकी संस्कृति को दर्शाती है। जैसे मान के चलो कि आप जो है ना, मतलब क्लास में आप आए और आपकी दोस्त जो है ना वो अच्छी नहीं है। वो हमेशा आपको बाहर ले जाने के लिए फोर्स करती है, घुमाने के लिए फोर्स करती है, पार्टी के लिए फोर्स करती है। तुम खुद ऐसा कर रही हो ना, तो तुम दूसरों को खराब कर रही हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करेंगे, खाने के टाइम चीज़ों को देख लेंगे खाते समय, लेकिन अभी नहीं। ये नहीं कि क्लास में उधर मार के तुम चूड़ा खा ले है ना, और अरे पानी लाओ, का के बोलो पानी खत्म हो गया, अच्छा नहीं नहीं पानी, अब उसके वो उसका अपना ये हो जाता। तो वैसे नहीं होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, अब देखिए इधर नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे तो देखिए संस्कृति का क्या है वो समझिएगा बाबू। बुद्धि के मामले में भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या है? माता पिता और गुरु। जैसे देखिए, आपका आत्म
वैसे ही डेवलप होगा जैसे आपके मम्मी ने, आपके पापा ने, आपके टीचर्स ने, आपके पास पड़ोस ने, आपके स्कूल्स ने, जैसा भी आपको माहौल मिला उसी के अनुसार आपका आत्म क्या होगा, डेवलप होगा। अब सुनिए आगे। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। पहला है पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में और दूसरा है भारतीय जो है ना परिप्रेक्ष्य में। इसका मतलब क्या है? आत्म का वेस्टर्न कल्चर में क्या रोल है और जो आत्म जो है उस आत्म का इंडिया में क्या रोल है, ये दोनों रोल्स की बात करेंगे। क्या है जो समझिएगा। देखिए बाबू, जैसा कि अगर हम सिंपल से बात करें, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हम लोग इंडियन कल्चर वाले लोग जो है ना, कितना भी कुछ भी हो जाए, अभाव में वो पलने और जो है ना बढ़ने के लिए वो तैयार होते हैं। लेकिन विदेशों में इसकी अपेक्षाकृत वहां के लोगों का एकदम बिल्कुल अलग है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि आत्म आत्म की मैं बात कर रहा हूं, आत्म को व्यक्ति के अपने समूह से पृथक नहीं किया जा सकता है। आत्म को व्यक्ति के अपने समूह से पृथक नहीं कर सकते हैं। मतलब समझ लीजिए, आप जिस ग्रुप में हैं आपका भी बिहेवियर वैसा ही होगा। जैसे मान के चलो, अब किसी का डायलॉग है ले लोटा, है ना। आप जो किसी का डायलॉग ले लोटा है, जैसे आदिति का डायलॉग है, आपको पता ही होगा, है ना। अब वो जो है ना, वो तब वो जैसे कुछ लोग हैं ना तो उसको कॉपी करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। और वो लोग यानी कि वो जो है ना बिल्कुल भी अलग नहीं है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं। चलिए, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, वो लोल वाला लोल हो, मैं तो वो तो मैं अक्सर बोलते रहता हूँ लोल। तो लोल का मतलब क्या है ना, लीग ऑफ लेजेंड्स। वो खराब शब्द नहीं है, वो बहुत अच्छा शब्द है ना। अब देखो इधर, नेक्स्ट। देखिए देखिए देखिए, यानी कि व्यक्ति अपने समूह से, भारतीय संस्कृति में आत्म को व्यक्ति के अपने समूह से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसा समूह में रहिएगा वैसा ही होगा। देखो, भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। देखो बेटा, जैसा संगति में रहोगे वैसा ही गुण तुमको होगा। लेकिन फिर दूसरा कॉन्सेप्ट भारत में ही है। कहीं रहीम रहीम आकर के एक पॉइंट्स बोल दिए, बता दिए, कहीं रहीम उत्तम प्रकृति का करी नीच कुसंग, चंदन विष व्यापत नाही, लिपट रहत भुजंग। उनका कहना है, रहीम ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति उत्तम है तो और भी कुछ उसको कोई कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उत्तम प्रकृति के, भले ही वो गंदे लोगों के साथ रहेगा लेकिन वो उसका प्रकृति गंदा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंदन का वृक्ष है, उसमें सांप जो है लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी सांप का विष उस चंदन में नहीं जाता है। तो कैसे कहेंगे? दोनों बातें हैं, संगत से भी गुण होता जाता भी है, और दूसरा कहा कि संगत में ऐसा कुछ है भी नहीं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से हैं। उत्तम प्रकृति के हैं आप, खराब लोगों के साथ भी अगर खराब ना हो तो ये उत्तम प्रकृति होगी आपकी। समझ रहे हैं? आगे सुनिए। पश्चात संस्कृति सुनो। पश्चात संस्कृति दोनों में बीच की दूरी है। वो कहा भैया तुम अलग हम अलग, साथ रहने से और ना रहने से कुछ होने वाला नहीं है। ये किसका मानना है? वेस्टर्न कल्चर वालों का। लेकिन इंडियन कल्चर वालों का क्या कहना है कि बाबू आत्म को आप अलग नहीं कर सकते, जो है सबके साथ ऐसा ही होगा। ये दोनों बातें थी। चलिए हटाइए, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन सा? आत्म। क्वेश्चन आ जाएगा, आत्म क्या है, आत्म के प्रमुख पक्षों की चर्चा करें। आप लिख सकते हैं आत्म के बारे में, और उसके जो पक्ष थे, उसके जो प्रकार थे, व्यक्तिगत आत्म क्या होता है, सामाजिक आत्म क्या होता है, उसके बारे में। आत्म तथा बुद्धि का क्या संबंध है, ये भी बातों को आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहां से एक नया टॉपिक, लेसन का दूसरा पड़ाव आता है, जिस पड़ाव को हम लोग कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, पर्सनालिटी, है ना। अब देखिए, ये है पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब आप क्या समझते हैं? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। अब पहली बात जो है तुमको हम बता दें, वो जरा तुम तनी समझने का तनी काम करोगी। अब पहले नंबर पे क्या बातें हैं ये जरा समझ लें आप, है ना। सबसे पहली बात कि पर्सनालिटी क्या होता है। देखो बाबू,
पर्सनालिटी का मतलब बस हम इतना समझते हैं, अगर कोई छोरा या अगर कोई छोरी बड़ी सुंदर दिख रही है तो उससे हम लोग कहते हैं ना, मतलब उसके लुकिंग, आउट लुकिंग, जैसे उसके ड्रेस स्टाइल, उसके हेयर्स है ना, वो पूरा काम सुंदर, वो सब हम लोग पर्सनालिटी में। ये गलत। वो पर्सनालिटी वैसे लोग मानते हैं जिन्होंने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है। अगर आपने मनोविज्ञान पढ़ा है, अगर मनोविज्ञान में पर्सनालिटी की बात की जाए, तो पर्सनालिटी का मतलब सिंपल सा बात ये होता है, पर्सनालिटी, पर्सन अर्थात व्यक्ति, एबिलिटी, पर्सन की एबिलिटी को ही क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। यानी कि व्यक्ति में जो चीज की जो क्षमता जो है ना, जिस तरीके का वो व्यवहार करता है, वही क्या है, उसका व्यक्तित्व है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यक्तित्व क्या है, तो कह सकते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्तित्व है। व्यक्ति का व्यवहार ही क्या है, उसका व्यक्तित्व है। द बिहेवियर ऑफ दिस पर्सन, जो बिहेवियर उसका है बस सेम क्या कहलाएगा, पर्सनालिटी कहलाएगा। आपका बिहेवियर कैसा है वही आपकी क्या है, पर्सनालिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब सुनिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व का मतलब गोरा काला अच्छा कोट पैंट शर्ट वाला होता नहीं है, होता है आम लोगों के लिए। मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए वो चीजें नहीं है। क्या है, समझेंगे। व्यक्तित्व शब्द प्राय हमारी दैनंदिनी चर्या अथवा बातचीत में प्रकट होता है। मतलब कि व्यक्तित्व शब्द को हम लगातार जो है अपने दिन रात बोलचाल की भाषा में उसको यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व का, तो व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ जो है वह लैटिन शब्द परसोना से लिया गया है। तो इसको बोलते हैं पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी जो शब्द है वो किस शब्द से बना है, परसोना शब्द से बना है। पर्सनालिटी है ना, और ये जो है ना परसोना शब्द से क्या है, बना है। और परसोना शब्द किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ होता है मुखौटा। परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। जैसे मुखौटा क्या होता है, आप लोगों ने जो है ना ऊपर से जो है देखा होगा कि चेहरा है, और चेहरा जो ढका हुआ है ऊपर से ना, वो क्या होता है, उसका मास्क उसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो है ना मास्क तो केवल यहीं तक लगाते हैं, तो वो वाला मास्क नहीं, पूरा का पूरा चेहरा ढकने वाला क्या चीज, मास्क, है ना। आपने देख रखा होगा ना बाहुबली मूवी में, है ना, बाहुबली मूवी जो मुखौटा जो होता है ना, वो क्या होता है, उसी प्रकार इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, मास्क, जिसे अपनी मुख रूप सज्जा को बदलने के लिए, मुख रूप सज्जा को बदलने के लिए, देखो हम थपियाना शुरू करेंगे तो लोग के शांति से सुनो, जिसे अपने मुख रूप सज्जा को बदलने के लिए रोमन नाटकों में अभिनेता उपयोग में लाते थे। रोमन जो नाटक होता था ना, उस रोमन नाटकों में जो भी कलाकार थे अपने रूप को बदलने के लिए इस चीज का यूज करते थे। जिस मुखौटे को अभिनेता अपनाता था, उसी के अनुरूप दर्शक उसे एक विशिष्ट भूमिका के निष्पादन के लिए समझते थे कि अच्छा वो व्यक्ति इस भूमिका में है। नेक्स्ट की बात करेंगे। अब देखिए, एक समान जन के लिए व्यक्तित्व का तात्पर्य होता है व्यक्ति के शारीरिक एवं बाह्य रूप से होता है। शरीर का रूप और बाह्य का रूप। नॉर्मल लोग कि उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है तो हम ये मान लेते हैं कि वह व्यक्ति सौम्य व्यक्तित्व वाला है, मतलब अच्छा है। तो कहते हैं ना कि ये सुंदरता, ब्यूटी जो है, यही क्या है, तुम्हारा पर्सनालिटी है। लेकिन नहीं बाबू, मनोविज्ञान कहता है कि बाहरी सुंदरता पे ना जाए, आप व्यक्ति के व्यवहार को देखें कि आखिरकार उस व्यक्ति विशेष का व्यवहार क्या है। अगर व्यक्ति विशेष का व्यवहार आपको बेहतर दिख रहा है तो समझिए कि उसकी पर्सनालिटी का, पहनावा नहीं, व्यवहार इंपॉर्टेंट होता है कि व्यवहार क्या है। देखिए, मनोवैज्ञानिक शब्दों में व्यक्तित्व से तात्पर्य उस विशिष्ट तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और व्यक्तियों और किसका, जरा देख लीजिएगा, स्थितियों के प्रति
अनुक्रिया की जाती है। जो लोग सरलता से इस बात का वर्णन कर सकते हैं कि किस तरीके से विभिन्न स्थितियों में प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे मान के चलिए कुछ लोग है ना शर्मीले हैं, बड़ी तुरंत भर में शर्मा जाती है कमेंट। जैसे कुछ लोग जो है ना शर्मा जाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए एक हमारे कोचिंग सेंटर में लड़की पढ़ती है, जिस लड़की का नाम है राजनंदनी। राजनंदनी को अगर थोड़ी सी कोई बात अगर हम बोल दें, बेचारी शर्मा जाती है। तो कह सकते हैं कि उसका पर्सनालिटी कैसा है, शर्मीली है ना। उसकी पर्सनालिटी कैसी है जी, वो शर्मीली टाइप की है। वो एकदम बिल्कुल जो है ना शर्मा जाती है। सेकंड है संवेदनशील, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के दुखों को देख करके अगर जो है ना वो दुखी हो रही है ना, तो वो लड़की कौन है, सुनैना। दूसरे के दुख और खुशी में बेचारी बड़ी जल्दी खुश हो जाती है, संवेदनशील है। दूसरे कुछ जो है ना वो क्या है, शांत है, बिल्कुल शांत। ये काजल बिल्कुल शांत है, कितना भी बोले बेटा बोल लो कुछ, है ना, नहीं बोल रही। ये क्या, शांत। कुछ लोग बड़े गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, गंभीर होते हैं वो लोग, जो कि बोलते तो नहीं है लेकिन उनके कारनामे बहुत बड़े बड़े होते हैं। और अगर हम गंभीर व्यक्तित्व पे जाएं तो ये कन्या जो है ये गंभीर व्यक्तित्व रखती है। स्फूर्ति, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी एनर्जी भरा है, एनर्जेटिक जो है वो है मिस मोना। मिस मोना जो है एनर्जी से भरी है। उनको बोलो कि बेटा ये वाला जो है ना चेयर तुम क्लास से बाहर ऑफिस में रख के आ जाओ, वो जाएगी तुरंत रख के आ जाए, सर मैंने रख दिया। मैंने काम करने में ना एनर्जी इसकी जो है ना ये बहुत ज्यादा है, यानी कि इसमें स्फूर्ति है। तो अभी हम क्या बताएं, यहाँ पे जो चीजें अभी हमने बताया ये सारी किसकी बात करेगी, व्यक्ति के व्यवहार करने का एक खास तरीका जो है वही उसका क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो व्यवहार जो होता है ना वो उसका क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओवरऑल हम बात कर रहे थे अभी, तो अगर आप ध्यान पूर्वक चीजों को देखने का काम करेंगे तो ध्यान पूर्वक चीजों को आप देखिए यहाँ पे कि व्यक्तित्व से तात्पर्य है उन अनय एवं सापेक्ष रूप से स्थिर गुणों से है जो एक समयावधि में विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को विशिष्टता प्रदान करता है। कह सकते हैं व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार ही उसका क्या कहलाता है, बोली, व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट देखिए इधर, व्यक्तित्व की जब बात आती है तो व्यक्तित्व में यहाँ पे समझ सकते हैं इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। पहला शारीरिक घटक होगा और दूसरा कौन सा घटक होगा, मनोवैज्ञानिक घटक होगा। मनोवैज्ञानिक माने मन वाला, और शारीरिक मतलब बॉडी, शरीर से। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसके व्यक्ति की जा सकती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि आप समझ सकते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे दो तीन बातें हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। पहला है स्वभाव। कहते हैं अच्छा नहीं पता है ना, वो ना लड़का बड़ा ही अच्छा स्वभाव का है, वो लड़की ना बड़े अच्छे स्वभाव की है। कब कह देते हैं जी उससे उसका स्वभाव अच्छा है और खराब है। स्वभाव होता क्या है तो सुनिए, जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट तरीका जो होता है उसी को क्या कहते हैं, स्वभाव। जैविक रूप से, जैविक रूप मतलब अब ये चीजें आपके ना बॉडी में ही रहेगी। आधारित प्रक्रिया यह है जो कि सॉरी प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट तरीका है। देखो मोना, अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे ढंग से पेश आती हो ना, है ना, उसे बहुत प्यार से बात करती हो, उसको सम्मान के साथ बात करती हो, तो नहीं वो लड़की बहुत अच्छी है। मतलब क्या, जैसे आपकी प्रतिक्रिया होगी और वही प्रतिक्रिया आपका स्वभाव बन जाता है। जैसे मान के चलो कि कोई लड़की मेरे से आई ऑफिस में बात करने के लिए कि सर मुझे जो है ना वो क्लास मुझे करना है 12th आर्ट्स का। मैं उसे इत्मीनान से पहले उसे बैठाता हूँ कि आप आए तो पहले बैठें। बैठने के बाद मैं उनका नाम पूछता हूँ, नाम की बात पूछता हूँ आपने आर्ट्स क्यों लिया, अगला प्रश्न होता है। तो ये जो चीजें है ना ये हमारा क्या है, स्वभाव को दर्शाता है कि
उसके बातों के आधार पर हम किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यही स्वभाव है। बस समझ गए? जैसे मान के चलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सीधा साधा जवाब देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐंठ कर जवाब देते हैं। तो वो ऐंठ के जवाब देते तो उनका ऐंठे वाला व्यवहार होता है, स्वभाव होता है। ना ना, वो दम अच्छा ना हो, उसको दम बात करने का दम तमीज नहीं है, उसका ढंग नहीं है, उसका तौर तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए इधर समझिए नेक्स्ट। अगले स्टेप में आएंगे कि सील गुण क्या है। देखो बच्चा, सील गुण व्यवहार करने का स्थिर, देखो सील माने पत्थर, सील मतलब पत्थर और गुण मतलब गुण। तो वैसा गुण जो कि एकदम पत्थर वाला गुण है, बदलेगा नहीं, एकदम फिक्स गुण है, पत्थर वाला गुण, तो चाहे कुछ भी जब बदलेगा नहीं। जैसे मान के चलो कि किसी लड़की को अगर क्लास में हल्ला करने का एकदम सील गुण है, तो उसको कितनों हम मना कर देंगे, वो क्लास में हल्ला करवे करेगी। एक कोची है, एक प्रकार का सील गुण है। मतलब व्यवहार करने का स्थिर तरीका, जैसे मान के चलो कितना लड़की लोग का क्या है ना, अपना बाल जो है एकदम बाहर ये करेगी, निकालेगी, है ना, और बार बार बाल को ऐसे ऐसे करते रहेगी, गिरा नहीं, अगर नहीं गिरेगा तो एक बार गिराएगी, है ना, और उसके बाद फिर जो है ना क्या, सिलगुन व्यवहार। किसी का जो है ना, जब कोई क्लास में बैठेगी एकदम बैठ के ऐसे देख रही है, उसका क्या है, उसको सिलगुन है ना, वो स्थिर तरीका है, वो व्यवहार वैसा ही करना है उसको, चाहे कुछ भी हो जाए, तो स्थिर है, सतत, लगातार और विशिष्ट जो तरीका है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका व्यवहार करने का अगर स्थिर जो तरीका है, वो उसका सिलगुन हो जाता है, विशिष्टता हो जाती है। जैसे मान के चलो कि अब जो है ना कोई लड़की मेरे क्लास में आई, अब 2-3 दिन के बाद आई, हम बोल देखो जब तुम क्लास में नहीं थी तो हम तो कुछ पढ़ाए नहीं, तुम्हारे बिना हमको तो पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा था। और ये बातें सबको पता है कि सर का कौन गुण है, शील गुण है, कि सर सबके साथ जो है ना वैसा ही क्या करते हैं, व्यवहार करते ही हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगला है स्वावृत्ति। स्वावृत्ति का मतलब क्या होता है समझ लेना, किसी विशेष, किसी स्थिति विशेष में विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति को स्वावृत्ति कहते हैं। स्वावृत्ति, जैसे मान के चलो ये मेरी स्वावृत्ति क्या है, जब आप क्लासरूम में होंगे और मेरे से बात करेंगे तो हमारा बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बहुत जो है ना आपके साथ कटुता पूर्ण व्यवहार करते हैं, एकदम कह सकते हैं उसको कि रोडले व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही आप ऑफिस में जाएंगे तो आप, मैं आपसे एक बेहतर तरीका से बात करूंगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जी, कि किसी विशेष स्थिति में विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करने की जो व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं, स्ववृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जो समझिएगा, चरित्र। चरित्र क्या होता है समझिएगा बाबू, नियमित रूप से घटित होने वाले व्यवहार का समग्र प्रतिरूप है। तुम किस तरीके से तुम्हारा बिहेवियर खुद के साथ है, दूसरों के साथ क्या तुम व्यवहार करते हो, और इसी के को लेकर के एक ना लोगों में इमेज डेवलप होती है आपकी, और उसी को क्या कहते हैं, चरित्र कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। अब मान के चलो कोई कोई इतना कैरेक्टर लेस होता है, कोई कैरेक्टर फुल होता है, उसका आधार क्या है, आधार यही है, नियमित रूप से घटित होने वाले व्यवहार का समग्र प्रतिरूप। जो डेली घटना घटित हो रहा है ना, अच्छा मान के चलो अब कोई लड़की पैसा किसी से उधार ली, और उससे ले ली, उससे ले ली, उससे ले ली, केकरो दे ना रही है, पैसा तुमसे लिए जी, हाँ हमसे भी लिए जी, अरे तरीके सबसे ले रही है पैसा, पैसा नहीं तुमसे ली है, तुमसे भी ले लिए। समझ गए कि ओकर खाली यही चरित्र हो कि बाबू खाली उधार लेने वाला चरित्र है। बात समझ गए, उसका वो चरित्र है। जैसे मान के चलो दूसरा चरित्र, कोई लड़का है और लड़का जो है पान सात को जो है ना फ्लर्ट कर रहा है पान सात के साथ। अब देखो, आप सब आपस में सब बतिया ली, अरे तुमसे बतिया करता है, तुमसे बात करता है, और हमसे बात कर रहा है, मेरे पास भी मैसेज कर लेता जी। लो, आप पता चल गया कि वो बच्चा का चरित्र कैसा है, मतलब नियमित रूप से घटित होने वाले व्यवहार का समग्र जो प्रतिरूप है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चरित्र कहते हैं। बात समझ में आ गया? चरित्र का निर्माण जो नियमित रूप से जो आप करते हैं ना, उसी से होता है जी। नेक्स्ट, आदत, व्यवहार करने का अत्यधिगत ढंग, माने तुम बार बार जैसे मान के चलो हम बार बार किसी को बोल रहे हैं, देखो लोल
देखो लोल, देखो लोल, लोल बोल रहे मतलब अच्छा इस सर के दम आदत हो तो अब बोलेगी ना क्या सॉरी से, तू ना जानती है का इस सर की आदत है, आदत मतलब ई व्यवहार में अधिक यूज करते हैं ये वाला बात, व्यवहार में ये वाला बात जो है अधिक ढंग से क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो इस सर की क्या हो गई, आदत हो गई। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? नेक्स्ट, मूल्य, ये क्या होता है? मूल्य मतलब वैल्यूज, मूल्य और आदर्श जो महत्वपूर्ण और उपलब्धि के योग माने जाते हैं, समझ लेना बाबू। लक्ष्य और आदर्श, अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य है, अगर तुम्हारे अंदर जो आदर्श है, और या तुम्हारी जो महत्वपूर्ण जो महत्व उपलब्धि है ना, अगर उसके योग जो माने जाते हैं वो तुम्हारा मूल्य, वैल्यू, तुम्हारा वैल्यूज क्या है। तुम अभी देखो, तुम नौकरी तुम्हारा लग जाए, कल से एकदम जो जो बात नहीं भी कर ले है ना, अपन बधाई हो, कंग्रेचुलेसन, ठीक है, हाँ पैसा उसा का काम रहेगा, तब बोलना बाबू नौकरी लग गया, तब एकदम पूरा का पूरा, क्यों तुम्हारा वैल्यू क्या हो गया, बढ़, क्यों तुम्हारा लक्ष्य क्या हो गया, अधिक प्राप्त तुमने कर लिया, तो ये चीजें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, ये था बाबू पर्सनालिटी के बारे में अभी, है ना। अभी हम लोग इसके साथ अब जाएंगे व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए प्रमुख अप्रोच कौन कौन से हैं, उन अप्रोच पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिएगा अप्रोच क्या होता है। जो अगर हम बात करते हैं व्यक्ति के अध्ययन के अप्रोच में, तो यहाँ पे अभिरुचि रखने वाले मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति एवं उत्पत्ति के बारे में कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है, कि अगर दो बच्चे एक ही घर में जन्म लेते हैं, तो ये दोनों बच्चों का जो है ना विकास, यस, दोनों बच्चों का जो है ना विकास जो है, आप देख सकते हैं कि आश्चर्यजनक रूप से भिन्न प्रकार का होता है, ना केवल शारीरिक दृष्टि से भिन्न होते हैं, बल्कि वो और भी दृष्टि से भिन्न होते हैं। अब सुनो ये क्या है, मतलब अगर आप किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो दो चीजें हैं, हम इस पर्सनालिटी को दो लहजे में जो है वो समझने और समझाने का काम करेंगे। जैसे कैसे होता है, इन सभी बातों पे दोबारा से जो है हम आपके साथ बात कर लें। पर्सनालिटी, ठीक है, अब समझ गए। पर्सनालिटी के बाद जो है ना, अब सीधे हम लोग आ जाते हैं किस टॉपिक पे, समझिएगा कि पर्सनालिटी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उस पॉइंट्स पे आ जाए। हालांकि हमने इसके पहले भी शायद आपको करवा रखा होगा कि क्या है और नहीं है, जो व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के प्रकार क्या होते हैं ना, इसमें देखो, चलिए यहाँ समझते हैं, समझिएगा। आपको पता होगा भारत के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध आयुर्वेदिक, अब यहाँ समझिए, ये जो चीजें आपको हम समझाने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्या है। जो भारत में एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता है, अब बताओ कौन संहिता, चरक संहिता। और चरक संहिता के लेखक कौन, चरक। और चरक कौन थे, बहुत बड़े आयुर्वेदिक जो है ना, उन्होंने ये किया, और उन्होंने इस बात को जो है ना लिखने का क्या किया, प्रयास किया। क्या प्रयास किया, समझिएगा। उन्होंने कहा भारत में भी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता ने लोगों को बात, पित्त और कफ, बात, पित्त और क्या चीज, कफ, ध्यान रखिएगा बाबू, ये जो तीन बातें हैं, बात, पित्त और कफ, इसको समझिएगा। बात, पित्त और कफ, ये तीन वर्गों में ह्यूमरल तत्वों को, जिन्हें त्रिदोष कहते हैं, अब समझिएगा वर्गीकृत किया है। हमारे जीवन में जो भी रोग होते हैं, अगर हम बीमार पड़ते हैं, तो बीमारी का कारण तीन ही चीज होता है, पहला बात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ। ये इस पे चर्चा का भी हम और करेंगे। ये तीन ही कारण से हम बीमार पड़ते हैं, कफ, सर्दी खांसी जो हो जाता है ना, बोलते कफ हो गया, है ना, पित्त जिसके हमारे बॉडीज के अंदर होता है ना, है ना, इसमें जो है ना, अब अलग ही हम उस पर कभी और चर्चा कर देंगे, फिलहाल भी सुनो इधर।
अरे बाबू, हमारे बॉडी के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि पाचन में सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है। अब बात मतलब वायु। अब देखो इधर यहाँ पे तो तीन वर्ग, अब जैसे मान के चले कि आपको सर्दी कब लगेगी या लू कब आपको मारेगा। जैसे देखो सर्दी कब लगेगी, अगर हम सुबह सुबह आए बाइक चला करके, ठीक है ना, और यूं ही खुले में सांस ले तो ठंडी हवाएं हमारे बॉडी के अंदर चली गई ना, तो उससे तबीयत खराब हो सकता है। लेकिन वही अगर हम जा रहे हैं और पूरा का पूरा एकदम अपने आपको मास्क के जो है ना से ढके हुए हैं, ऊपर से भी ये मफलर वगैरह लगाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा वायु ने कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट, यहाँ पे इसके अलावा इसके अतिरिक्त त्रिगुण, सुनो जी, ये त्रिगुण कौन से हैं? सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। अब समझिएगा, तीन गुण होता है व्यक्ति में, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। इसका चर्चा हमने आपको शायद लेसन नंबर 7 में कर रखा था, बट फिर भी यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा जो लिखा हुआ है उस पर पढ़ लेते। आधार पर कहा कि एक व्यक्ति के प्ररूप विज्ञान को प्रतिपादित किया गया। सत्व गुण, कौन गुण बाबू? दूसरा कौन गुण बाबू? रजस गुण। और तीसरा कौन सा गुण बाबू? तमस गुण। तो गुण कितने? ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तीन प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिसमें तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक होता है जी, कौन सा? सत्व गुण। सत्व गुण क्या होता है, इसको ध्यान दो तो। सत्व माने सत्य वाला गुण, एकदम अच्छा सा वाला गुण, जिसमें स्वच्छता, व्यक्ति साफ सुथरा रहेगा। इना के दम उन्हें नेटल है, उन्हें ऐसे कर ले, उन्हें ऐसे कर ले, वैसा नहीं। नेटल मतलब इन्हें लगता है कि 5 महीना से नहाया नहीं है ना, तो सत्व गुण है नहीं, साफ सुथरा। दूसरा क्या है? सत्यवादिता, सत्य बोलता हो। तीसरा समझेंगे, वो है कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हुआ व्यक्ति, मुझे करना है तो मैं करूंगा। अनासक्ति या विकलनता, मतलब उसमें जो है ना अपने ऊपर विश्वास उसको रहेगा, अपने अंदर उसकी शक्ति रहेगी। अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सब रहेगा। ये सब कैसा गुण है बताओ? सत्व गुण, मतलब अच्छा गुण, बेहतर गुण, अपने आप पे, अपने आप के कामों में लग्न होना, ठीक है ना, ये गुण होता है। अपने कर्तव्य के प्रति जो ये होना, क्या होना? निष्ठावान होना कर्तव्य के प्रति। नेक्स्ट, साफ सुथरा रहना, सच बोलना, अनुशासन में रहना, ये सब अच्छा गुण है। रजस गुण की तीव्र क्रिया, इंद्रिय तुष्टि की क्रिया, की इच्छा, असंतोष, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और भौतिकवादी मानसिकता आदि का गुण। देखो बाबू, ये रजस गुण जो है ना, इंद्रिय तृष्ठा की इच्छा, मतलब हमेशा भोग विलास में जीवन जिएगा। उसकी इच्छा होगी कि काश आज हुस्न की मलिका के साथ हमारा दिन और रात दोनों गुजरे। ये क्या है? एस्ट, इंद्रिय तृष्ठा की इच्छा है। असंतोष, उसके मन में थोड़ा सा भी संतोष का भाव नहीं होगा। जो भी उसके पास होगा वो समझेगा कि जो भी चीज मेरे पास है वो सब बकवास है। कौन वाले लोग? राजस्व गुण वाले। दूसरों के प्रति जो है ना ईर्ष्या, अब ये क्या होता है? जेलस। अच्छा, मान के चलो कि एग्जाम दिए, अब मैं जो है अब परीक्षा में कोई फेल कर गया। देखिए एग्जाम दीजिए, अगर परीक्षा में फेल कर गए तो गोतिया खुश, है ना, और अगर आप पास कर गए तो तुर घर वाला खुश। माने दोनों ही मामला में खुशी मिलती ही है। ऐसे मान के चलो मैंने कोई एग्जाम दिया और मैं फेल कर गया, तो मैं दुखी हूँ। हमारा दोस्त जो है फेल कर गया, तब कोई टेंशन ना, कम से कम हम फेल किए तो वो फेल किया, चलो बात बराबर है। क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब आपके दोस्त पास कर जाए, है ना, और आप फेल कर जाए, ले ता तो लोग जिए नहीं देगा। है, पूरे साथ ना पढ़ जाती थी जी, देखो पास कर गई। अब अगर दोनों फेल था कोई बात नहीं, तब रिलैक्स, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना, वो चीजें हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला है तमस गुण। सुनिए इधर, ये ईर्ष्या समझ में आ गया तुम लोग को ना?
ईर्ष्या समझिए ना क्या होता है, जेलस वाली भावना। जैसा कुछ लोगों में जेलस की भावना होती है कि सर आप उससे ज्यादा बात करते हैं, सर आप उसके बारे में ज्यादा बोलते हैं सर, है ना। तो वो क्या हो गया, ईर्ष्या, जेलस वाली फीलिंग है सर। नेक्स्ट है भौतिकवादी मानसिकता। वो खाली सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करेगा, बाकी उसको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। तो वैसे लोगों को भौतिकवादी मानसिकता बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है तमस गुण। ये तमस गुण क्या है जी? अब ये आदमी समझना, ये आदमी के तीन प्रकार हैं। सत्व गुण वाला व्यक्ति, दूसरा है रजस गुण वाला व्यक्ति, और तीसरा है तमस गुण वाला व्यक्ति। अब आप कौन गुण वाला व्यक्ति हैं, ये खुद आप देखिएगा कि कौन कौन गुण हमारा अंदर है, अभी बताना है, हम पूछेंगे। आगे सुनिए। यू वांट टू गो, है ना, ना बोलते हैं यू वांट टू गो जय में तो जो, है ना, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तमस गुण क्या होता है जी? तमस गुण, तमस गुण की बात करते हैं तो नेक्स्ट समझिएगा आगे। तमस गुण के अंतर्गत क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता की भावना आदि आ जाती है। इधर पहले समझो पॉइंट्स को, क्या है जो। तो तमस गुण के अंतर्गत, कौन से गुण? तमस गुण के अंतर्गत आपको क्रोध आ जाएगा। ये क्रोध क्या होता है? गुस्सा। समझ लीजिएगा, गुस्से वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको बात बात पे गुस्सा आ जाता है। ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बात बात पे क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। दूसरा है उन लोगों के पास घमंड बहुत ज्यादा होता है, धन का घमंड, ज्ञान का घमंड, है ना, अपने रूप और यौवन का घमंड कि मैं बहुत ही सुंदर हूं, है ना, लाखों दीवाने हैं हमारे, वो अलग बात है। अवसाद मतलब कुछ अलग अलग प्रकार की मानसिकता रखना, स्ट्रेस वगैरह जो है मन में। आलस्य, इसको कहते हैं एकदम मर खिटाइसन कर ले रहेगा, का हुआ जी यार टेंशन में है, छोड़ो ना, कौन सी टेंशन में है? बेटी ब्याह की चिंता है ना जी, ब्याह हो मैंने क्या बेटी ब्याह की चिंता का होगा। तब बोले कि अच्छा ये बताओ तो आखिर का चिंता में है काला, ना ना ऐसा ही ना पढ़े, पागल ना पढ़े तो पढ़ो, चिंता करने की क्या बात है। ना एग्जाम का तैयारी अच्छा से ना किए, कैसे एग्जाम आ गया, नहीं अभी टाइम है, जो वक्त बचा है उस वक्त को तो अपना बना लें आप, ये इंपॉर्टेंट है। अब जरा समझिए। नेक्स्ट, आलस्य। आलस्य क्या है पता है? आलस किसे कहते हैं तुम लोग जानती हो? नहीं जानती हो, लो आज बता देते हैं। आलस्य का मतलब बस इतना ही है डियर, बिना थके आराम करना आलस्य है। बिना थके आराम करना क्या है? आलस्य है। जैसे मान के चलो कि अभी थकी भी नहीं हो, 10 से 20 मिनट पढ़ाई हुई है और सर ब्रेक चाहिए ब्रेक चाहिए, अरे बताओ ये तो आलसी है ना। और ब्रेक में कर क्या रहे हैं, मोबाइल फोन चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिना थके आराम करना क्या है? आलस्य है। और हम सभी लोगों को बिना थके आराम नहीं करना चाहिए। अगर रात लोग, पता है कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ मैं क्यों सोता हूँ पता है? इसलिए ना क्योंकि मुझे सुबह में उठना होता है। अगर मुझे सुबह में उठना ना रहे तो मैं ना सोऊं। तो सोचो, अब कुछ लोग क्या है ना, अच्छा 10 बज गया ना जी, ठीक है सोने का टाइम हो गया है, जा रहे हैं सोने, थाकी भी ना है, अभी चाहो तो काम कर सकती हो तुम, लेकिन फिर भी सोने जा रही हो। वाह, गजब, क्या बात है ना। ये चीजें सही नहीं है। तो बिना आलस का मतलब समझ में आ गया बच्चा? बिना थके आराम करना क्या होता है? आलस्य होता है। और आलस्य जो है ना, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है। विशेष बातों के लिए अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।